प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ का दूसरा खंड पढ़ाने जा रही हूँ। पहले खंड में हमने उनके 3 पद्यांशों की व्याख्या की थी और उसके साथ ही साथ उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और रचनाएं भी बताई थी। आज मैं पुनः आपको सर्वप्रथम उनका जीवन परिचय बताऊंगी, फिर साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और रचनाओं से अवगत कराते हुए मैं आपको उनके पद्यांशों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये चित्र है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग का समय 1900 से लेकर के 1918-20 तक माना जाता है। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में मैथिली शरण गुप्त की गिनती की जाती है। जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में और पिताजी का नाम सेठ रामचरण कनकने था, माताजी का नाम काशीबाई था और ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे, वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण से संबंधित जो उच्च आदर्श हैं, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, दया, परोपकार आदि सिद्धांतों को मानने में ये लोग विश्वास रखते हैं। और गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में ही हुई थी। घर में ही उन्होंने हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था और इस अध्ययन में उनकी सहायता मुंशी अजमेरी जी ने की थी। गुप्त जी ने 12 वर्ष की अवस्था से ही ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन जब वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ कर दिया। द्विवेदी युग के पहले भारतेंदु युग में काव्य रचना ब्रज भाषा में होती थी, लेकिन खड़ी बोली का परिमार्जन और परिष्कार होने के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचनाएं प्रारंभ कर दी। आपको पता ही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा है और द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन 1902 से 1903 से लेकर के 1920 तक किया था और इन्हीं के मार्गनिर्देशन में प्रारंभ में गुप्त जी ने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ कर दिया और उनकी कविताएं खड़ी बोली मासिक पत्रिका सरस्वती में छपने लगी। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथवत भी प्रकाशित हुआ। सन 1912-13 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भरा हुआ भारत भारती का प्रकाशन हुआ। भारत भारती की कविताओं के कारण ही कवि की लोकप्रियता, प्रसिद्धि सर्वत्र सब जगह फैल गई। गुप्त जी ने सन 1916-17 में साकेत की रचना प्रारंभ की। ये साकेत एक महाकाव्य है। स्वतः प्रेस की भी स्थापना कर अपनी पुस्तकें भी छापनी शुरू कर दी थी। साकेत तथा ये पंचवटी, जिससे ये आपका पाठ लिया गया है, जो खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है और आदि अन्य ग्रंथ 1931 ईस्वी में पूर्ण किए गए। यशोधरा सन 1932 ईस्वी में लिखी गई। इस तरह से उनकी काव्य यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और 1932-30 के आसपास ही राष्ट्रपिता गांधी जी के निकट संपर्क में मैथिली शरण गुप्त जी आए और गांधी जी ने ही उनकी राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रभावित होकर के उन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की थी। और इसी समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो गुप्त जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 7 महीनों तक उन्हें जेल में भी रखा, लेकिन उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध न होने के कारण 7 महीने बाद गुप्त जी को जेल से छोड़ दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण भी गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना प्रकट हो जाती है। 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था और मैथिली शरण गुप्त जी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था।
इससे उनकी प्रसिद्धि का पता चलता है और उनके सम्मान का भी पता चलता है। तत्पश्चात आगरा विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। डीलिट का तात्पर्य है और ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। गुप्त जी हिंदू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुए थे। उन्होंने चिरगांव में 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की और झांसी में ही 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना भी की थी। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की थी। गुप्त जी द्वारा निरंतर साहित्यिक क्रियाकलापों में भाग लिया जाता रहा है और इस तरह से साहित्य के प्रति वह अपने प्रेम को प्रकट करते रहे हैं। गुप्त जी को 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का यह जगमगाता सितारा अस्त हो गया, मतलब इनका देहावसान हो गया। गुप्त जी ने 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत और नाटिकाएं आदि लिखी हैं। उनके काव्य में सांस्कृतिक काव्यधारा, अपने देश की संस्कृति से प्रेम और संस्कृति से संबंधित जो आदर्श हैं उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकट किया है और अपने देश की संस्कृति से प्रेम होने के कारण राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं उनके द्वारा बहुत लिखी गई हैं। साथ ही साथ धार्मिक भावना, जो हमारे पौराणिक कथ्य हैं, उन विषयों को लेकर के भी उन्होंने काव्य रचना की है। अपने कर्तव्य के प्रति सचेष्ट रहने का संदेश दिया है और इन सब का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है, मनुष्य की प्रगति करना है। तो यह मनुष्य की प्रगति और उन्नति से संबंधित रचनाएं भी उनके साहित्य में प्रतिबिंबित होती हैं, झलकती हैं। खड़ी बोली में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में भी कविताएं की थी, रचनाएं की थी और उस ब्रज भाषा में उन्होंने दोहा, चौपाई, छप्पय आदि छंदों में अपनी कविताओं की रचना की थी। ये रचनाएं 1904-05 के बीच वैश्योपकारक कलकत्ता से जो निकलती थी पत्रिका, वेंकटेश्वर जो मुंबई से निकलती थी, मोहिनी जो कन्नौज से निकलती थी, इन पत्रिकाओं में उनकी ब्रज भाषा से संबंधित कविताएं प्रकाशित होती थी और उनकी खड़ी बोली में लिखी जाने वाली जो कृतियां, रचनाएं थी वह इंदु में, प्रताप में, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी, छपती रहती थी। और प्रताप पत्रिका में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित होती रहती थी। इस तरह से वो उन्होंने 3 उपनामों में कविता रचते रहते थे। अब हम उनके भाषा शैली पर आते हैं और उनकी रचनाओं पर आते हैं। सबसे पहले हम उनकी भाषा शैली पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। खड़ी बोली को साहित्यिक तत्वों से युक्त करने और उसे सुंदर बनाने में गुप्त जी का योगदान अप्रतिम है। इसके साथ ही साथ गुप्त जी क्योंकि पहले ब्रज भाषा में रचना करते थे, अतः ब्रज भाषा के माधुर्य तत्वों को वह खड़ी बोली में ले आए और इस तरह से उन्होंने खड़ी बोली को मधुर रस से युक्त कर दिया और गंभीर से गंभीर विषयों को भी वह सुंदर और सरस भाषा में बड़ी ही सरलता से प्रकट करने में सिद्धहस्त थे, निपुण थे। इन्होंने अपनी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है और इस तरह से अपनी भाषा को सजीव और जीवंत बनाया है। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे, जैसे उन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा, पंचवटी खंड काव्य लिखा आदि, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने मुक्तक कविताओं की भी रचना की है, गीति काव्य लिखा है, गीति नाट्य लिखे हैं और इस तरह से अनेक सफल रचनाएं उन्होंने की है। इन्होंने पत्र शैली में रचित एक नूतन काव्य शैली में भी अपनी कविताएं लिखी हैं जो पत्रावली नाम से प्रकाशित हुई हैं, जिसमें इनकी 7 कविताएं पत्रावली शैली में लिखी गई हैं। इस तरह से इनकी शैली में प्रवाहमयता है, निरंतरता है, मिठास है, गेयता है, ये गाई जा सकती हैं और गाए जाने के कारण इनमें संगीत की मधुरता और मिठास भी पाई जाती है। इस तरह से यह इनकी भाषा शैली की विशेषताएं और गुण हैं। इसके बाद अब हम इनकी रचनाओं पर आते हैं। गुप्त जी ने महाकाव्य लिखे, साकेत, यशोधरा,
खंड काव्य लिखे, पंचवटी, जयद्रथ वध आदि। गीति काव्य लिखे, कवि की वैयक्तिक अनुभूतियों का प्रकाशन है, प्रकटीकरण है। कवि जब स्वानुभूति को प्रकट करता है और जिसके कारण काव्य में अपनी निजी, अपनी विशेषता और मनोवेग भाव बड़ी तेजी से आते हैं, हृदय तत्व की प्रधानता रहती है, तो वहाँ पर गीति काव्य की रचना हो जाती है। झंकार और कुणाल गीत आदि इनके गीति काव्य हैं। अब गीति नाट्य, गीतात्मक भाषा वाले संगीतपूर्ण नाटकों को गीति नाट्य कहा जाता है। इसमें संपूर्ण नाटक गीतों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है, आपके सामने रखा जाता है और पात्रों का अभिनय गीतों के भाव के अनुरूप होता है। अनग इनका गीति नाट्य है। फिर चंपू काव्य है, ये श्रव्य काव्य का एक प्रकार है। जैसा कि आपको पता है, काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य और दृश्य। जिन्हें हम सुन सकते हैं वो श्रव्य काव्य हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ शैली की दृष्टि से भी काव्य दो प्रकार के हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंदर महाकाव्य, खंड काव्य आते हैं। मुक्तक काव्य के अंतर्गत गीति काव्य हैं और लंबी कविताएं और भी जो भावों से संबंधित, स्वतंत्र भावों से संबंधित जो कविताएं होती हैं वह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं। इनमें पूर्वापर संबंध नहीं होता है। इस तरह से अब आप उनकी काव्य शैलियों से परिचित हो गए होंगे। गद्य तथा पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं और यशोधरा इनका एक चंपू काव्य ही है। इसके पश्चात अब हम उनकी काव्यगत विशेषताओं पर आते हैं कि उनके काव्य में क्या विशेषताएं और गुण पाए जाते थे। गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे। जन जन की भावनाओं को उन्होंने अपने काव्य में प्रकट किया है और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे हैं। उस युग की जो समस्याएं थी, पराधीनता की समस्या, समाज सुधार की समस्या, देश प्रेम की समस्या, व्यक्ति के कल्याण की समस्या आदि समस्याओं के प्रति ये संवेदनशील थे। अतः इन सब समस्याओं से संबंधित रचना उन्होंने की हैं। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था। जैसा कि हमने बताया, उनका परिवार वैष्णव परंपरा को मानने वाला था, तो वैष्णव सिद्धांत के अंतर्गत जो भी आदर्श हैं, सत्य है, अहिंसा है, दया है, परोपकार है, अपनी संस्कृति से प्रेम है, इन भावों को भी उन्होंने अपने काव्य में प्रकट किया है, स्थान दिया है। साथ ही साथ जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से भी उनका काव्य प्रेरित था। आपको पता होगा, द्विवेदी युग को जागरण व सुधार युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मनुष्य मात्र के कल्याण के प्रति जागृति उत्पन्न हुई, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम, स्वदेश प्रेम आदि भावनाओं की जागृति हुई। साथ ही साथ हिंदी भाषा का सुधार, परिष्कार व परिमार्जन भी हुआ। इसलिए द्विवेदी युग को जागरण व सुधार युग कहा जाता है और इस जागृति व सुधार से संबंधित कविताओं की रचना भी मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य में की है। साथ ही साथ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल आदि उस समय के जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उससे मैथिली शरण गुप्त जी प्रभावित हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय के निष्पक्ष पत्रकार थे, उनका प्रभाव भी गुप्त जी के ऊपर पड़ा था। मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो उच्च कोटि के शिक्षाविद, देश से प्रेम करने वाले थे, उनका प्रभाव भी मैथिली शरण गुप्त जी के ऊपर पड़ा और इन सब प्रभावों को भी उन्होंने अपनी कविता में प्रकट किया है, लिखा है। तत्पश्चात गुप्त जी महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आए। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे और विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह का मूर्त रूप थे। गुप्त जी की काव्य की विशेषताएं इस प्रकार प्रकट की जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है, भारतीय संस्कृति और गौरव में अतीत की महत्ता है, भारतीय संस्कृति से प्रेम है, तभी वह भारतीय संस्कृति से संबंधित जो पौराणिक आख्यान है, जैसे पंचवटी है, इसकी इन्होंने रचना की, भारत भारती की रचना की, यशोधरा की रचना की, साकेत की रचना की, जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ वह आदर्श पारिवारिक जीवन को भी समुचित महत्व देते थे, नारी को विशेष महत्व दिया था और पति वियुक्ता नारी का उन्होंने वर्णन किया था। जैसे साकेत में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का वर्णन किया है, यशोधरा में गौतम जी की
पत्नी यशोधरा का वर्णन किया है और प्रबंध और मुक्तक दोनों में ही उन्होंने लेखन किया है। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रबंध काव्य के महाकाव्य का उदाहरण साकेत है और खंड काव्य का उदाहरण पंचवटी है और मुक्तक काव्य में उनकी अन्य कविताएं आती हैं। शब्द शक्तियों का भी प्रयोग किया है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन शब्द शक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने अपने काव्य को समर्थ और सशक्त बनाया है। तत्पश्चात अब हम पद्यांशों की व्याख्या पर आते हैं। पद्यांशों की व्याख्या करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, हम संदर्भ लिखते हैं जिसमें हम रचना और रचनाकार का नाम लिखते हैं। फिर प्रसंग आता है। प्रसंग में रचनाकार प्रस्तुत पंक्तियों में किन भावों को प्रकट करना चाहता है उसको एक दो पंक्तियों में भूमिका के रूप में हम बताते हैं। तत्पश्चात हम व्याख्या पर आते हैं। विषय वस्तु का भाव विस्तार व उसमें अर्थ का व्यापक संदर्भों में हम वर्णन करते हैं। काव्य सौंदर्य सबसे बाद में लिखते हैं, जिसमें हम भाषा, रस, छंद, अलंकार व भाव साम्य का उल्लेख करते हैं। अब संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त रचित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। और प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस अनुपम धन की महत्ता व महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा वीर लक्ष्मण बहुत एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। अब हम पद्यांश पे आते हैं। सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ेंगे, तत्पश्चात उसकी व्याख्या करेंगे। मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। अब प्रस्तुत पद्यांश में कवि ये कहना चाहते हैं कि मर्त्यलोक, पृथ्वी लोक को मर्त्यलोक भी कहा जाता है, उसके मालिन्य को, उसके दोषों को मिटाने के लिए स्वामी के संग अपने पति के साथ जो वन में पधारी है और तीन लोक की जो लक्ष्मी है, यहाँ पर माँ सीता की ओर संकेत किया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था और उस वनवास में उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी वनवास में आए थे। तो उन्हीं लक्ष्मी जी की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहा है कि भगवान श्री राम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और माँ सीता को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है और इन दोनों को ही तीनों लोकों का स्वामी माना जाता है। हमारे यहाँ तीन लोक हैं, आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तो इन तीन लोकों की जो लक्ष्मी है, जो श्री है, संपदा है, वह सीता माँ हैं और उन्होंने ही इस कुटिया को आज अपनाया है, अपना निवास स्थान बनाया है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी। यही है माँ सीता ही इस वीर वंश की लज्जा स्वरूप हैं। रघुवंश को वीरता, साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है और उसी रघुवंश में भगवान राम ने अवतार लिया है, लक्ष्मण जी ने अवतार लिया है और उसी वीर वंश की पुत्र वधू माँ सीता हैं। तो वह उस वीर वंश की लज्जा हैं, इसलिए वीर वंश की लज्जा होने के कारण लक्ष्मण जी जैसे साहसी रक्षक ही उनकी रक्षा करने में समर्थ और योग्य हैं। विजन देश है, आगे कवि कह रहा है, क्योंकि जहाँ वन में वो निवास कर रहे हैं वह निर्जन है, निशा शेष है और अभी रात्रि बाकी रह गई है। निशाचरी माया ठहरी। निशा मतलब रात्रि, चरी मतलब विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। रात्रि में भ्रमण करने वाले प्राणियों का जो भ्रम है, जो माया जाल है, जो जादू है, वो वहाँ पर व्याप्त है। तो ऐसे माया जाल से, जादू से रक्षा करना लक्ष्मण जी का कर्तव्य है, इसलिए वह कुटिया में निवास करने वाली माँ सीता की रक्षा में सजग हैं और एक सजग प्रहरी की तरह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कवि यहाँ पर नारी के विशेष सम्मान को प्रकट कर रहा है और नारी के प्रति विशेष आदर की भावना को प्रस्तुत पद्यांश में व्यक्त किया गया है। अब हम काव्य सौंदर्य पर आते हैं। भाषा
शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है। जिन भावों का यहाँ पर वर्णन किया गया है वह भाव चित्र की तरह आपकी आंखों के सामने घूमते हैं। प्रबंध भी है क्योंकि खंड काव्य से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। गुण प्रसाद है, सरलता से ये बात समझ में आ जाती है। रस शांत है और छंद ताटक छंद है, यह मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 3 मात्राएं पाई जाती हैं। मर्तलोक मालिन्य मेटने में मावर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। साथ ही साथ मर्तलोक रूपी मालिन्य मेटने से यहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अब भाव साम बेटा, सीता के चेतना जागरण, राम हिमालय से चिर पावन, मेरे मन के मानव लक्ष्मण, ईश्वरत्व भी जिन्हें समर्पण। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा यह सुमित्रा नामक कविता से पंक्तियां ली गई हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी लक्ष्मण जी के चरित्र से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने उनका अपना नाम सुमित्रा नंदन रखा था और उन्हीं लक्ष्मण की विशेषताओं को प्रकट करते हुए यह पंक्तियां लिखी गई हैं और यहाँ पर भी लक्ष्मण जी के चरित्र की विशेषताओं को उजागर किया गया है। इसलिए इस भाव से मिलती जुलती यह पंक्तियां हैं और यह भाव साम्य के रूप में यहाँ पर लिखी गई हैं। अब हम इनके अगले पद्यांश पर आते हैं। संदर्भ वही होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पंचवटी नामक पाठ से ली गई हैं और जिसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृतिगत सौंदर्य, शांतिपूर्ण वातावरण और सब ओर फैली चांदनी का मनोहारी चित्रण किया है। अब हम पद्यांश पढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब साफ सुथरी चांदनी रात का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि प्रकृति में चारों ओर स्वच्छ, साफ सुथरी, निर्मल चांदनी चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है और रात्रि में क्योंकि बिल्कुल शांति रहती है, सभी प्राणी शयन करते हैं, इसलिए कवि यहाँ पर यह कह रहा है कि यह जो रात्रि है वो बिल्कुल निस्तब्ध है, क्रियाहीन है, निश्चेष्ट है। साथ ही साथ प्रकृति में सब तरफ स्वच्छंद, स्वतंत्रता पूर्वक, सुमंद, धीरे धीरे सुंदर गंध वह, सुगंध से युक्त वायु जो है वो प्रवाहित हो रही है। कवि प्रश्न कर रहा है ऐसे में कौन सी दिशा है जो निरानंद है, जो आनंद से रहित है। मतलब प्रकृति के इस सुंदर वातावरण में कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जो आनंद से युक्त ना हो। कवि आगे कह रहा है बंद नहीं, लेकिन अभी भी रुके नहीं हैं, अब भी चलते हैं, निरंतर गतिशील हैं, कार्य करने वाले अपने कार्यों में लगे हुए हैं। नियति नटी के कार्यकलाप, नियति रूपी नटी के जो कार्य हैं वो अब भी चल रहे हैं। नियति रूपी नटी अभी भी गतिशील है। जैसे नट अपने हाव भावों को आंगिक चेष्टाओं के द्वारा व्यक्त करता है, वैसे ही यहाँ पर नटी के रूप में ब्रह्मा जी की ओर संकेत किया गया है कि ब्रह्मा जी दिन रात सृष्टि रचना में संलग्न रहते हैं और हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह मनुष्य का भाग्य लिखते हैं। तो नियति मतलब भाग्य, वह मनुष्य का भाग लिख रहे हैं। इस तरह से वह कभी भी विश्राम नहीं ले रहे हैं और निरंतर अपने कार्य में लगे हुए हैं और इस तरह से मनुष्य को भी निरंतर कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। भले ही प्रकृति में रात हो गई है, चारों तरफ शांति है और निश्चेष्टा का वातावरण दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचयिता हैं वह अपने कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। और वह किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, कवि यहाँ पर बता रहा है कि वह एकांत भाव से अकेले में शांत मौन होकर के और चुपचाप अपने कार्यों को कर रहे हैं। वैसे भी जब किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम तन मन से लगे रहते हैं, रत रहते हैं, तो हम एकांत भाव से और चुपचाप ही अपने कार्य करते हैं। तो कवि
यहाँ इस बात की ओर भी संकेत कर रहा है कि उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें चुपचाप अकेले में अपने कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने उच्च लक्ष्य को और आदर्श को प्राप्त कर सके। आशा है बच्चों इस पद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक व चित्रात्मक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है और छंद वही 30 मात्राओं वाला ताटंक छंद है। प्रत्येक चरण में इसमें 30 मात्राएं पाई जाती हैं। अलंकार निस्तब्ध निशा में, स्वच्छंद सुमंद में, कार्यकलाप में ना, सा और का वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नियति रूपी नटी में यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि नियति रूपी नर्तकी में उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया गया है। भाव साम्य, प्रकृति के शांत भाव का वर्णन भवानी प्रसाद मिश्र ने भी किया है। झाड़ के ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख मीचे घास चुप है, कास चुप है, मूकशाल पलाशे चुप है। इसके साथ ही साथ कवित्री अंजना ने भी प्रकृति की निरंतर गतिशीलता पर अपनी कविता लिखी है और लिखा है कि सृष्टि के तिलिस्म अनियमित नहीं, मायावी भी नहीं, घर के नियमों जैसे ही सृष्टि के तिलिस्म है। नक्षत्र सितारे भोर और शाम समय पर उठना और लगा देना उन्हें काम पर ईश्वर ने स्वयं ही गढ़े होंगे। ईश्वर के द्वारा ही यह सृष्टि संचालित है और ईश्वर ने प्रकृति का एक नियमबद्ध क्रमबद्ध कार्यक्रम बना रखा है। उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत पद्यांश में है और उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत पंक्तियों में की गई है। अब हम इनके अगले पद्यांश पर आते हैं। संदर्भ वही होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड में संकलित पंचवटी नामक पाठ से ली गई हैं और जिसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। और प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य व प्रकृति के क्रियाकलापों का चित्रण किया है। अब हम पद्यांश पढ़ते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ओस की सुंदरता का वर्णन किया है, साथ ही साथ सूर्य जिस तरह से कार्य करता है उसका भी वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। कवि कह रहा है रात्रि के समय बिखेर देती है, फैला देती है वसुंधरा पृथ्वी मोती, ओस रूपी मोती सबके सोने पर। रात्रि में जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर ओस रूपी मोती फैल जाती है। इसको कौन फैलाता है? प्रकृति फैलाती है, प्रकृति बिखराती है। और प्रकृति के जो पंच महाभूत तत्व हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसमें जो एक तत्व वही पृथ्वी है, तो उसके ऊपर प्रकृति ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जब प्रातः काल होती है, सूर्योदय होता है, तो उन ओस रूपी मोतियों को सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से बटोर लेता है, एकत्रित कर लेता है, संग्रहित कर लेता है और इस तरह से वह ओस रूपी मोती पृथ्वी के ऊपर से तिरोहित हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। उसके पश्चात फिर संध्या होती है। पहले सूर्योदय हुआ, फिर दिन हुआ, तत्पश्चात संध्या का समय आया। तो उस समय का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है विरामदायिनी, सबको आराम देने वाली संध्या सायकाल आ जाती है, क्योंकि सायकाल के में सभी लोग अपना कार्य करके अपने घर वापस लौटते हैं और फिर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, सभी लोग प्रातः काल उठ करके अपने कार्य में लग जाते हैं और फिर शाम को अपने घर में आकर के विश्राम करते हैं। सायकाल हमें विश्राम करना चाहिए, यह भी संदेश यहाँ पर कवि हमें दे रहा है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ शून्य का मतलब हुआ आकाश, श्याम मतलब सांवला, तनु मतलब शरीर, जिससे जिस कारण उसका मतलब उस प्रकृति का, प्रकृति के जो महाभूत तत्व हैं
यहाँ पर आकाश की ओर संकेत किया गया है। इस तरह से आकाश का नया रूप, नया सौंदर्य झलकाता है, प्रकट हो जाता है। सायंकाल में जब आकाश हल्के सांवले रंग का दिखने लगता है तो उसी की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि संध्या समय आकाश सांवले रंग का दिखाई देता है क्योंकि हल्का अंधेरा सा छा जाता है, और इस तरह से आकाश के सांवले रंग की सुंदरता पूरी प्रकृति में छा जाती है। आशा है बच्चों इस पद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध चित्रात्मक व भावात्मक है, गुण माधुर्य है, छंद मात्रिक ताटंक छंद 30 मात्राओं वाला, रस श्रृंगार है, और अनुप्रास अलंकार सबके सोने, सदा सवेरा में सांवर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, इन सबको, चाहे सूर्य हो, इन सब की परिकल्पना एक मानव के रूप में की गई है। और जब अमानवीय वस्तुओं के ऊपर हम मानवीय कार्यकलापों का आरोप करते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इस तरह प्रकृति का चित्रण कवि ने एक मानव के रूप में किया है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। और ओस रूपी मोती हैं तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। साथ ही साथ भावसाम सोहनलाल द्विवेदी ने ओस के ऊपर बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है। उनकी उसी कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। हरी घास पर बिखेर दी है किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। ओस के लिए ही उन्होंने इन विशेषणों का प्रयोग किया है। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा व संदेश मिलता है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की महत्ता व गौरवमयी विशेषताओं के प्रति प्रेम का संदेश है। इसमें वैष्णव भावना जो हमारे पौराणिक आख्यान है उनका भी वर्णन किया है, उनके आदर्शों से हमें शिक्षा लेने का संदेश दिया है। जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना की भी हमें प्रेरणा मिलती है। पारिवारिक जीवन की भी यथोचित महत्ता की शिक्षा दी गई है। नारी का विशेष महत्व एवं सम्मान का संदेश भी दिया गया है। एक लाइन में हम इस पाठ के संदेश को इस तरह से कह सकते हैं, कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का फूल खिलेगा। कवि निरंतर कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करता है और कहता है कर्म करते रहने से हम जंगल में भी मंगल कर सकते हैं। अब ये आपके अभ्यास प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि काव्यगत विशेषताएं लिखिए, और फिर ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वीरवंश की लाज कौन है, वसुंधरा शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए, शून्य श्याम में कौन सा अलंकार है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन ये इसलिए दी गए हैं कि इससे आपको व्याख्या को समझने में और याद करने में सहायता मिलेगी। आशा है तीनों पद्यांशों की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।